अब तक हमने देखा कि एंजिन और बाकी लोग सिटी ऑफ ग्राफिटी में आते हैं, जहां वो स्पेलकास्टर गॉब से अपने लिए ताबीज, टैलिस्मान बनवाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि गॉब की तो पोल्यूशन से मौत हो चुकी है और अब उसकी जगह रिमलिन स्पेलकास्टर बन गई है। गॉब का इंस्ट्रूमेंट यानी पेंट ब्रश भी अब रिमलिन को दिया जाता है और गॉब की पावर उसी में ट्रांसफर हो जाती है। रिमलिन मजाक करते हुए रूडो के चेहरे पर क्लाउन जैसा मेकअप कर देती है और हंसने लगती है। एंजिन कहता है, ये तो बिल्कुल गॉब जैसी है। फिर वो मेयर से पूछता है कि अब तक कितने लोग स्पेलकास्टर बन चुके हैं। मेयर बताता है कि रिमलिन को मिलाकर अब तक 6 स्पेलकास्टर रह चुके हैं। रिमलिन बताती है कि उसने नोटिस किया है कि अगर वो किसी की मर्जी के खिलाफ उस पर पेंट करती है तो उसकी पावर काम नहीं करती, यानी पहले उसे सामने वाले से परमिशन लेनी पड़ती है। एंजिन कहता है, गॉब के साथ भी ऐसा ही था। फिर वो पूछता है, क्या सभी स्पेलकास्टर को सैम पावर मिलती है? मेयर बताता है, हाँ, पावर तो सबकी सैम होती है, बस इस्तेमाल करने का तरीका अलग हो सकता है। रिमलिन कहती है, हम सब में एक चीज कॉमन है, हमें पेंट करना और आजादी बहुत पसंद है। फिर वो रूडो की पीठ पर स्पेल लिख देती है, जिससे बड़े हमले से उसे ज्यादा डैमेज नहीं होगा। इसके बाद वो अपना इंस्ट्रूमेंट बदलकर टैटू मशीन बना लेती है। ये देख इंजन हैरान हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंट को बदला भी जा सकता है। वो रिमलिन को मना करता है कि टैटू मत बनाओ, बहुत दर्द होगा। तो रिमलिन उस मशीन को मार्कर में बदल लेती है और रूडो की पीठ पर स्पेल ड्रॉ कर देती है। बाकी लोग भी अपने ऊपर स्पेल ड्रॉ करवा लेते हैं और निकलने की तैयारी करने लगते हैं। बाहर आते ही उन्हें वही 2 लोग मिलते हैं जो पहले शहर में घुस नहीं पा रहे थे। वो मेयर पर चिल्लाते हैं कि उसने इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट एक बच्चे को दे दिया, वो इसके लायक नहीं है। असल में ये दोनों भी आर्टिस्ट हैं और उन्हें वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए था। लेकिन मेयर गुस्से में उन्हें भगा देता है। जाते जाते सब रिमलिन को बाय कहते हैं। रिमलिन भी बोलती है कि वो कभी हेडक्वार्टर में पेंट करने आएगी। रूडो पूछता है, अब हम वापस हेडक्वार्टर जा रहे हैं क्या? एंजिन कहता है, हाँ, तुम्हारा फुल फेस मास्क लेने, लेकिन उससे पहले तुम्हारी पसंद का काम करेंगे। वो रूडो को एक कचरे वाली जगह ले जाता है जहां बहुत सारा सामान पड़ा था। एंजिन कहता है, जितना चाहे उठा लो, बाद में इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकोगे। रूडो तो कचरा देखकर खुश हो जाता है। वही इस कचरे में एक पुराना टीवी अचानक चालू हो जाता है और उसमें एक आदमी दिखता है जिसने रूडो जैसे ही ग्लव्स पहने हुए हैं। इधर ऑगस्ट ने रूडो का मास्क तैयार कर लिया था। जब रूडो सो रहा था तभी ऑगस्ट ने उसके चेहरे का मेजरमेंट ले लिया था, तो अब वो मास्क उसे परफेक्ट फिट होना चाहिए। तभी ऑगस्ट की बहन आयशा आती है, वही शाय लड़की जो हीलर है। इसके बाद सब लोग निकलने लगते हैं। एंजिन रूडो से उसका चोकर उतारने को कहता है। फिर सब अपनी उंगली से एक बूंद खून निकालते हैं और उस चोकर पर लगाते हैं। एंजिन बताता है कि ये चोकर किसी फोन की तरह है, लेकिन रूडो सिर्फ उन्हीं से बात कर सकता है जिन्होंने इस पर अपना खून लगाया हो। इसीलिए लगभग सब लोग चोकर पहनकर घूमते हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ नंबर नहीं, खून देना पड़ता है। रूडो सोचता है, क्या गजब टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये भी किसी गिवर ने ही बनाया होगा। अब सब लोग रूडो से भी उसका खून मांगते हैं। ये सुनकर रूडो थोड़ा डर जाता है। फिर ये लोग निकल पड़ते हैं नो मैन्स लैंड की तरफ, उस औरत को ढूंढने जिसे ऊपर जाने का रास्ता पता है। रूडो ने यहाँ भी कचरा बहुत ज्यादा उठा लिया था। जब सब नो मैन्स लैंड पहुँचते हैं तो ये जगह किसी बंजर रेगिस्तान जैसी लग रही थी। इस जगह का नाम है पेंटा। यहाँ से उन्हें पैदल ही जाना होगा और इस रेगिस्तान की रेत असल में कचरा है जो अब धूल बन चुका है। अब ये लोग रेगिस्तान में चलते जा रहे थे कि अचानक इनके सामने एक ट्रैश बीस्ट आ जाता है। एंजिन रूडो से कहता है, तैयार होना, चलो अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करके इसे खत्म करो, और रूडो भी नीचे जाने लगता है। फ्लैशबैक में हमें ऑगस्ट दिखता है जो रूडो को मास्क दे रहा था। वो समझाता है, नो मैन्स लैंड में पहले हाफ मास्क पहनना, फिर उसे ऑक्सीजन टैंक से कनेक्ट करना और उसके बाद पूरा फेस मास्क लगाना। खैर, रूडो अब पूरा मास्क पहनकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय हमें जाबेर और उसका बॉस दिखते हैं जो टीवी के सामने बैठे पेंटा डेजर्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। दूसरी तरफ टॉमी दिखाई देती है जो सामने चल रही लड़ाई को अपनी नोटबुक में लिखती जा रही थी। इसी तरह वो लोग रिकॉर्ड्स रखते हैं। यहाँ जो ट्रैश बीस्ट दिखाई देते हैं वो एकदम स्कॉर्पियन जैसे दिख रहे थे। रियो अपनी सिजर से उन्हें काट रही थी।
जानका पर भी एक स्कॉर्पियन अटैक करने आता है, लेकिन जानका बचकर उसके मुंह में अपना स्टाफ घुसा देता है और उसे खत्म कर देता है। मगर उसके आसपास और बीस्ट्स आ जाते हैं। तभी एंजिन आता है और अपने अम्ब्रेला से बड़ा धमाका करके सारे बीस्ट को उड़ा देता है। लेकिन एक बीस्ट बच जाता है और एंजिन रूडो को उससे लड़ने भेजता है। रूडो अपने पास से एक पुराना कीबोर्ड निकालता है और उसे हथियार में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। तभी कैमरा एक लड़की को भी दिखाता है जो शायद वहीं आसपास थी। खैर, रूडो उस कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता है और उसके बटन्स मिसाइल बनकर उस बीस को लगते हैं, जिससे वो वही खत्म हो जाता है। एंजिन बोलता है, इस रेत के नीचे जरूर बहुत सारा कचरा दबा हुआ है। वही फॉलो टॉमी को डांटता है कि तुझे लड़ाई के बाद डेटा रिकॉर्ड करना चाहिए, लड़ाई के बीच में नहीं, वरना तू भी खतरे में पड़ जाएगी। टॉमी बोलती है, अरे मैं भूल गई थी, और वैसे भी तुम लोग प्रोटेक्ट कर ही लोगे, मुझे तुम सब पर भरोसा है। उधर रूडो को दूर कोई दिखता है। तभी पीछे से डेलमैन और टेम्सी आ जाते हैं। वो कहते हैं, अरे रूडो, तुम तो डेजर्ट में कहीं दिख ही नहीं रहे थे। वैसे तुमने अच्छी फाइट की, लेकिन यहाँ इतनी डस्ट उड़ रही थी कि हम तुम्हें लड़ते देख नहीं पाए। रूडो मन में सोचता है, चलो इस बार मैं लोगों पर बोझ नहीं हूँ, थोड़ा काम आ रहा हूँ। तभी इनके सामने एक लड़की आती है। उसका नाम है एमो और उसने कोई मास्क नहीं पहना था। वो पूछती है, तुम लोग मुझसे मिलने आए हो ना? टेम्सी कहता है, ये लड़की यहाँ कितनी देर से खड़ी है? डेलमैन कहता है, इस डेजर्ट में देखना मुश्किल है, लेकिन मैं तो इसे सेंस ही नहीं कर पाया। बाकी लोग भी आ जाते हैं। एंजिन पूछता है, क्या ये वही लड़की है जिसे ढूंढने हम यहाँ आए थे? जाका बोलता है, इतनी आसानी से मिल जाएगी क्या? रियो एमो से पूछती है, तुम ही वो लड़की हो ना जो लोगों को ग्राउंड से ऊपर नीचे जाते देखती हो? एमो कहती है, हाँ मैं ही हूँ। ये सुनकर एंजिन कहता है, वाह, किस्मत हमारी आज तो काफी स्ट्रांग है। चलो इससे बात करके निकलते हैं। लेकिन एमो अचानक खांसने लगती है और कहती है, यहाँ की हवा ठीक नहीं है। जो भी बात करनी है मेरे घर चलकर करो, वहाँ मास्क की जरूरत नहीं होगी। उसका घर पास ही था। जाका बोलता है, फिर ये मास्क लेकर क्यों नहीं आई? रियो कहती है, ठीक है, मैं अकेली जाकर बात कर लेती हूँ। लेकिन एंजिन मना करता है, नहीं, हम सबको जाना चाहिए। हो सकता है इसने कोई ट्रैप लगाया हो। वैसे भी अगर कुछ हुआ तो मैं लड़ लूंगा। सब लोग एमो के घर पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इंजन के मुंह से कोई लिक्विड बाहर निकलता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख रूडो के तो होश ही उड़ जाते हैं। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।